नमस्कार दोस्तों। ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मार्च 2023 में जब सूरत की एक कोर्ट ने राहुल गांधी को मोदी सरनेम मानहानि केस में 2 साल की सजा सुना दी थी, तब भारतीय जनता पार्टी के ही कुछ नेताओं की पेशानी पर बल दिखाई देने लगे थे। उनको लगने लगा था कि अगर राहुल गांधी अंदर चले गए तो फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत इतनी आसान कैसे बनेगी। जब मामला हाई कोर्ट में पहुंचा तो हाई कोर्ट ने भी उस सजा को बरकरार रखा, तो चिंता की लकीरें थोड़ी सी और बढ़ गई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के माथे पर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को राहत दे दी, उनकी सजा को स्टे कर दिया। यानी उनकी जो संसद सदस्यता थी वो रद्द होने से बच गई, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं। और इसके बाद फिर से राहुल गांधी फुल फॉर्म में आ गए सब। वो भूल गए कि सूरत की कोर्ट ने उनको 2 साल की सजा क्यों सुनाई थी, क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नहीं, पूरे मोदी समुदाय समाज की एक तरीके से मानहानि की थी, ये कह कर के कि ये सारे मोदी सरनेम वाले चोर क्यों होते हैं। और फिर नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी का नाम लेते हुए बहुत आगे तक बढ़ गए थे। लेकिन कई बार लगता है कि एक ऐसे परिवार में जन्म लेने का जो अहंकार है वो खोपड़ी में ऐसा घुस जाता है किसी किसी की कि निकाले नहीं निकलता। और कई बार बहुत कड़ी शिक्षा मिलने के बाद, सबक मिलने के बाद, सजा मिलने के बाद भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं। उसके बाद भी आप देख लीजिए, उनके आचार में, व्यवहार में, आचरण में, उनके भाषणों में, उनकी विषय वस्तु में वो लगातार अभी भी इस देश के उद्योग जगत की जानी-मानी हस्तियों पर हमला करते हैं। वो प्रधानमंत्री पर ब्रूटली एक तरीके से आक्रमण करते हैं, बहुत बहुत गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। वो तो अपनी जगह चलिए, जैसे आपके संस्कार, जैसा आपका फ्रस्ट्रेशन और जैसी आपकी परिपक्वता या अपरिपक्वता या राजनीति की आपको जितनी समझ है, उसके हिसाब से ही आप व्यवहार करेंगे, आचार-विचार करेंगे। और उसका फल आपको भी, आपकी पार्टी को भी भुगतना पड़ रहा है, ये हमारे आपके सबके सामने है। जो ताज़ा प्रकरण है, वो है कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र, न्याय पत्र। इसके अलावा राहुल गांधी के कुछ भाषण। न्याय पत्र में जिस तरीके से तुष्टीकरण की नीति अपनाई गई है, उसका तो खुलासा धीरे-धीरे हो रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने भाषणों में लगातार करते जा रहे हैं और कांग्रेस को एक तरीके से, पूरी तरीके से भारतीय मतदाताओं के सामने एक्सपोज कर रहे हैं। राहुल गांधी का जो एक बयान था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम पूरा एक्स-रे करेंगे। एक्स-रे करने का मतलब ये है कि आपके पास कितनी संपत्ति है, कितना धन है, कितनी आपकी कमाई है। और उसके बाद उन्होंने ये भी कह दिया लगे हाथ कि साहब, उसके बाद हम क्रांतिकारी फैसला करेंगे। ये क्रांतिकारी फैसला क्या है? जो माओ की सोच रही है, माओवादियों की सोच रही है, सब में समान वितरण। यानी अगर किसी के 2 बच्चे हैं और वो 1 लाख रुपया कमा रहा है,
और किसी समुदाय विशेष के लोगों के किसी एक परिवार के पास 6 बच्चे हैं और वो केवल 20,000 रुपए कमा रहा है। तो जो 1 लाख रुपए कमाने वाला है, उसके उस 1 लाख में से उन 6 बच्चों के लिए पैसा वितरित कर दिया जाएगा और 1 लाख कमाने वाले के हिस्से में 20,000 भी आएँगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। ये सुविचार हैं राहुल गांधी के। और केवल राहुल गांधी ने ऐसा कहा हो ये नहीं, उनकी बहन ने भी उस चीज़ को आगे बढ़ाया कि साहब फाइनेंशियल और दूसरे सर्वे कराएँगे, पता लगाएँगे किसके पास कितनी संपत्ति है और फिर ज़रूरतमंदों में उसको बाँटेंगे। ऐसी 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 बयानबाज़ी चुनाव के समय, आप ठीक है, तुष्टीकरण की राजनीति करिए, लेकिन एक इतने बड़े वर्ग को आप कैसे नाराज़ कर सकते हैं? लेकिन साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको आड़े हाथों लिया और आड़े हाथों ही नहीं लिया, कांग्रेस पार्टी को पूरी तरीके से एक्सपोज़ भी कर दिया और बैक फुट पर भी धकेल दिया। प्रधानमंत्री ने अपने पिछले 2 दिन के भाषणों में, चाहे उनका राजस्थान का भाषण रहा हो या उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का रहा हो या आज की उनकी जो जनसभाएँ चल रही हैं, उनमें उनका मुद्दा हो, वो पूरे देश के लोगों को इस बात के लिए आगाह कर रहे हैं कि ये कांग्रेस पार्टी आपकी ज़मीन, आपके मकान, आपके वाहन, आपके सोना, चांदी, यहाँ तक कि आपके मंगलसूत्र, उसको भी छीनने की षड्यंत्र रच रही है, साजिश रच रही है। इनके प्रति बहुत सावधान हो जाने की ज़रूरत है। लेकिन साहब, जो काम राहुल गांधी कर रहे थे या उनकी बहन कर रही थी या उनका सो कॉल्ड न्याय पत्र में जिस तरह की चीज़ें कही गई हैं कि अल्पसंख्यकों के लिए ऐसा ये करेंगे, वो करेंगे, फलाना करेंगे, ढिमकाना करेंगे, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2006 के तब के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के भाषण का उल्लेख करते हुए बताया कि उन्होंने भी ये कहा था, कांग्रेस का जो एजेंडा है, मूल एजेंडा है, उसको उद्धृत करते हुए, रेखांकित करते हुए कि जो देश के संसाधन हैं, उस पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों, विशेषकर मुस्लिमों का है। उससे आगाह करते हुए उन्होंने अपने भाषणों को पूरी तरीके से फोकस किया कांग्रेस की कुटिल नीतियों पर प्रहार करने। और जो कुछ प्रधानमंत्री पिछले 2 दिन में कह रहे हैं और जिस तरीके से कांग्रेस को एक्सपोज़ कर रहे हैं, उसकी पुष्टि एक तरीके से जो राहुल गांधी के गुरु हैं, जो इनके सलाहकार हैं और इनके पिताजी राजीव गांधी के भी सलाहकार हुआ करते थे और जो ब्रिटेन में, यूरोप में और अमेरिका में ही दिखाई देते हैं, ओवरसीज कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट बनाए हुए हैं, सैम पैत्रोदा, उनका एक बयान सामने आ गया। एएनआई से बातचीत करते हुए उन्होंने ऐसी-ऐसी बातें कह दी कि अब तो कांग्रेस का जो छिपा हुआ हिडन एजेंडा जिसे हम कहते हैं, वो बिल्कुल सामने आ गया है। और उन्होंने क्या कहा है कि साहब, जो चर्चा आजकल भारत में चल रही है संपत्ति को लेकर के, संपत्ति के एक्स-रे को लेकर के, उसके पुनर्वितरण को लेकर के, यानी समान वितरण को लेकर के, यहाँ अमेरिका में तो और भी जो पैतृक संपत्ति है, जिसको आप विरासत संपत्ति कहते हैं, उसको लेकर के ऐसे कानून हैं कि साहब, अगर किसी की संपत्ति इतनी हो और उसकी डेथ हो जाती है, तो उस संपत्ति में से 55% संपत्ति गवर्नमेंट को मिल जाती है और 45% संपत्ति ही उनके परिजनों को दी जाती है।
अब सैम पेत्रोदा के ये बयान ठीक ऐसे समय आया है जब भारत में एक दौर का मतदान हो चुका है, दूसरे दौर का मतदान परसों होने वाला है। राजनीति ऑलरेडी गरमाई हुई है, प्रधानमंत्री लगातार अटैक कर रहे हैं कांग्रेस के नेता राहुल गांधी से लेकर के तमाम उनके रणनीतिकारों पर, और ऐसे में सैम पेत्रोदा का जो बयान आया है, उस पर भी आज की सभा में प्रधानमंत्री ने क्या कहा है, जरा एक बार सुन लेते हैं और उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। परिवार के शाहजादे के सलाहकार, इस शाहदीद परिवार के शाहजादे के पिताजी के भी सलाहकार, उन्होंने कुछ समय पहले कहा था, और ये परिवार उन्हीं की बात मानता है। उन्होंने कहा था कि हमारा देश का जो मिडिल क्लास है, मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो मेहनत करके कमाते हैं, उन्होंने कहा उन पर ज्यादा टैक्स लगना चाहिए। ये इन्होंने पब्लिकली कहा है। अब ये लोग उससे भी एक कदम आगे चले गए हैं। अब कांग्रेस का कहना है कि वो इनहेरिटेंस टैक्स लगाएगी, माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। आप जो अपनी मेहनत से संपत्ति जुटाते हैं, वो आपके बच्चों को नहीं मिलेगी, बल्कि कांग्रेस सरकार का पंजा उसे भी आपसे छीन लेगा। यानी कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट। कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। जब तक आप जीवित रहेंगे, कांग्रेस आपको ज्यादा टैक्स से मारेगी, और जब आप जीवित नहीं रहेंगे तो आप पर इनहेरिटेंस टैक्स का बोझ लाद देगी। जिन लोगों ने पूरी कांग्रेस पार्टी पैतृक संपत्ति मानकर अपने बच्चों को दे दी, वो लोग नहीं चाहते कि एक सामान्य भारतीय अपने बच्चों को अपनी संपत्ति दे। भारत का समाज कैसा है, अमेरिका का समाज कैसा है, अमेरिका की कल्चर कैसी है, इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी हैं, भारत की कल्चर क्या है, परंपराएं क्या है, समाज कैसे बिहेव करता है, और जो औसत आय प्रति व्यक्ति भारत में है और जो अमेरिका में है, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। अमेरिका में बैठ कर के अमेरिका में क्या कानून है उनकी बातें करना, और भारत में जबकि चुनाव चल रहे हों तब अपनी ही पार्टी के लिए रास्ते में कांटे बो देना, ऐसे ऐसे लोग इस समय कांग्रेस पार्टी में भरे पड़े हैं। और जब यहाँ प्रधानमंत्री ने सैम पेट्रोडा के बयान को अपनी जनसभा में रेखांकित कर दिया, उठा दिया, तो देखिए जयराम रमेश किस तरीके से सफाई देने पर आमादा हो गए। सुनिए, इन्होंने लिखा, सैम पेत्रोदा मेरे सहित दुनिया भर में कई लोगों के लिए गुरु, मित्र, दार्शनिक, मार्गदर्शक के समान रहे हैं। उन्होंने भारत के विकास में कई महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वो इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। पित्रोदा जी उन मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखते हैं जिनके बारे में वो बोलना जरूरी समझते हैं। लोकतंत्र में एक व्यक्ति अपनी बात रखने, चर्चा करने और व्यक्तिगत विचारों को लेकर बहस करने के लिए निश्चित रूप से स्वतंत्र भी होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पित्रोदा जी के विचार हमेशा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पोजीशन को दर्शाते हैं।
कई बार उनके विचार अलग होते हैं। अब उनकी टिप्पणी को सनसनीखेज बनाकर दूसरे संदर्भ में पेश किया जा रहा है। ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दुर्भावना और नफरत से भरे चुनाव अभियान से ध्यान भटकाने के लिए जानबूझकर किया जा रहा है, जो सिर्फ और सिर्फ झूठ पर आधारित है। तो कांग्रेस जो है वो डैमेज कंट्रोल पर एक तरीके से उतर आई। जरा एक सोशल मीडिया पर ट्वीट है, इसको देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कांग्रेस में हो क्या रहा है और किस तरीके से ये अपने ही गोल में देखते हैं। ये ओशियन जैन हैं, लिखती हैं कि इम्पैक्ट प्लेयर होता है, बीच में आता है, चौके छक्के मारता है, 4 गेंद में 32 रन बनाता है, ना फील्डिंग करता है, ना रनिंग। विपक्षी खेमे में अफरा-तफरी का माहौल पैदा करता है और वापस पवेलियन लौट जाता है। पहले दौर की इनिंग के बाद लग रहा था कांग्रेस बढ़िया गेंदबाजी कर रही है। फिर उतारा भाजपा ने अपना इम्पैक्ट प्लेयर सत्यनारायण गंगूराम पित्रोदा। सामान्यतः ये रोल मणिशंकर और दिग्विजय सिंह का होता था, पर इस बार ऑक्शन में भाजपा ने अमेरिका का बंदा उतार दिया। उसने ना पैड पहने, ना दस्ताने, ना हेलमेट, ना एल गार्ड, उठाई गेंद और मुंह से ही एक गेंद पर 32 रन बना डाले। बोल दिया कि जो विरासत टैक्स है वो लगाओ इंडिया में। आदमी का जमा किया हुआ आधा पैसा आदमी के बच्चे रख लें और बाकी आधा सरकार ले। इतना पैसा लेकर जाएगा कहाँ इंसान? और राहुल जी ने तो मैनिफेस्टो में भी लिखा है, तो अब तो हम करके दिखाएंगे। अब शाम को मोदी जी रैली में जब पुरस्कार वितरण समारोह में ट्रॉफी लेने आएंगे, तो कांग्रेसी कहेंगे कि इसके बल्ले में तो स्प्रिंग लगा हुआ है। और सैम पेट्रोडा ने पूरा विवाद छिड़ने के बाद क्या सफाई दी? इन्होंने कहा कि साहब, इट इज अनफॉर्चुनेट दैट व्हाट आई सेड एज एन इंडिविजुअल ऑन ये inheritance tax in the US is twisted by Goti media to divert attention from what lies PM is spreading about Congress manifesto. PM's comment, Mangal Sutra and gold snatching is simply unreal. अब जो ट्विटर है, जो सोशल मीडिया है, उस पर आप देखिए, लोगों ने कमेंट करने शुरू कर दिए हैं, अपनी बैटिंग करनी शुरू कर दी है। और ये बताया जा रहा है कि एक तरफ राहुल गांधी, दूसरी तरफ उनकी बहन जी प्रियंका वाड्रा, तीसरी तरफ ये राशिद अल्वी जैसे लोग, चौथी तरफ अब अमेरिका से सैम पेट्रोडा। तो ये लोग कांग्रेस का क्या करके दम लेंगे, ये आप बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। आपको याद होगा, अभी जब ये मंगलसूत्र वाली बात कही थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, तो उसके बाद प्रियंका गांधी वाड्रा ने ये कहा था कि मेरी दादी ने तो जब वार हो रही थी, शायद बांग्लादेश वाली वार की वो बात कर रही हैं, पूर्वी पाकिस्तान वाली, कि अपना सोना भी देश को दे दिया था। मतलब वो ये कहना चाहती होंगी कि शायद पूरे देश में एक उनकी दादी ही थी जिन्होंने अपने गहने देश को दिए होंगे ऐसी आपातकाल में, और तो किसी ने दिए नहीं होंगे। यही कहने का मतलब होगा उनका। वरना वो कहती कि पूरे देश की महिलाओं ने अपने गहने दे दिए थे और मेरी दादी ने भी दिए थे। और दूसरी बात इन्होंने ये कह दी कि साहब, मेरी माँ का मंगलसूत्र तो देश पर कुर्बान हो गया। अब कहना तो कुछ और चाहती होंगी कि मेरे पापा कुर्बान हो गए, लेकिन मंगलसूत्र का नाम लेना था क्योंकि काट करनी थी नरेंद्र मोदी ने जो कुछ कहा था। तो इस पर भी बहुत तगड़े रिएक्शन जो हैं वो सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहे हैं। ये
मनजिंदर सिंह सिरसा हैं। उन्होंने क्या लिखा है? उन्होंने लिखा है कि प्रियंका गांधी किस मुंह से मंगलसूत्र कुर्बान होने की बात कर रही हैं। 1947 में देश के बंटवारे के कारण लाखों हिंदू सिख महिलाओं ने अपने पतियों को खो दिया। इस बंटवारे की जिम्मेदार थी कांग्रेस। 1978 और 1979 में कांग्रेस शासनकाल में भागलपुर और मलियाना में मुस्लिमों का कत्लेआम हुआ। प्रियंका जी, इन मौतों की जिम्मेदार आपकी दादी इंदिरा गांधी थी। 1984 सिख नरसंहार में हजारों सिखों को सड़कों पर जिंदा जलाया गया और हजारों सिख महिलाएं विधवा हुई। और आपके पिताजी कत्लेआम को ये कहकर जायज ठहरा रहे थे कि जब एक बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। आपने औरत होने के बावजूद कभी भी इन विधवाओं का ना दर्द समझा और ना कभी इनसे मुलाकात की। डायलॉग बोल देने से आपकी पार्टी और आपके परिवार के पाप धुल नहीं जाएंगे, छुप नहीं जाएंगे। वैसे जितेंद्र प्रताप सिंह का एक ट्वीट मैं पढ़ रहा था, वो इस समय मेरे सामने नहीं है वरना मैं आपको दिखाता। उन्होंने सवाल खड़ा किया है कि क्या कभी सोनिया गांधी को देश के किसी भी व्यक्ति ने मंगलसूत्र पहने हुए देखा है? और अगर वो मंगलसूत्र नहीं पहनती हैं हिंदू औरतों की तरह, तो फिर प्रियंका गांधी वाड्रा मंगलसूत्र पर क्यों सफाई दे रही थी? तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन मेरा कहना ये है कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी सेल्फ गोल पर सेल्फ गोल करती जा रही है और जिस तरह के संवेदनशील मुद्दे उठा रहे हैं राहुल गांधी, उससे कहीं भी आपको ये लगता है कि वो 2024 के इस लोकसभा चुनाव में विपक्ष को गोलबंद करके और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं और अपने लिए कोई जन समर्थन जुटा रहे हैं, यानी लोगों का दिल जीतने की कोशिश कर रहे हैं, उनका विश्वास अर्जित करने की कोशिश कर रहे हैं, या उनको डराने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब भारतीय जनता पार्टी के लिए टारगेट रखा था 370 सीटों का और एनडीए के लिए कहा था कि वो तो 400 पार जाएगा, ऐसा लगता है कि उन्होंने तो कुछ सोच समझ करके ही ये 2 फिगर दी होंगी, 370 की बीजेपी के लिए और 400 से ऊपर एनडीए के लिए, और उसकी तैयारी भी जाहिर है वो कर रहे होंगे, क्योंकि 303 सीटें तो उन्होंने 2019 में भी जीती थी। इसके अलावा भी 160 से ज़्यादा सीटें ऐसी थी जो कम अंतर से हारी थी भारतीय जनता पार्टी। तो जाहिर है वो जो 160 के आसपास सीटें थी, 163 के आसपास, उन पर वो पिछले 1 डेढ़ साल से 2 साल से लगातार काम कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने 400 प्लस का लक्ष्य भी तय कर दिया है। पर ऐसा लगता है कि सैम पित्रोदा जैसे, राहुल गांधी जैसे, प्रियंका वाड्रा जैसे लोग इसके लिए अब कमिटेड हो गए हैं कि अगर नरेंद्र मोदी का जो इस समय अभियान चल रहा है 400 प्लस सीटों का, उसमें कोई कमी बेसी रह जाए तो हम भी अपनी तरफ से योगदान दें। और इसीलिए कहा जाता है कि राहुल गांधी कांग्रेस के नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं, उसके स्टार प्रचारक की भूमिका निभाते हैं। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।